क्या आप शेनिगन का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं? क्या आप स्टार्ट करने लगे हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से? आपको यह हैरानी हो रही है कि क्या लिखना है हर एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 37 फील्ड्स दी हुई है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, और एक भी आपने डिटेल यहाँ पे गलत भरी, दैट कैन गेट योर एप्लीकेशन रिटर्न्ड और रिजेक्टेड इन सम केसेस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा वॉक थ्रू देने लगा हूँ डेमो के साथ कि हर एक सिंगल फील्ड का क्या रेलेवेंस है, क्या मतलब है, क्या भरना है ऑफिशियल शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, जो और कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो डेमो के साथ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप डेमो देखते जाएं। और साथ ही साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, फुली एनोटेटेड वर्जन आप उसे कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी सैंपल आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। जो भी सवाल जवाब आपके हैं वो मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा अपनी वेबसाइट के थ्रू, वहाँ जाके आप उससे रेफ़र भी कर सकते हैं या उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये एक हार्मोनाइज्ड फॉर्म है, इट इज़ सेम फॉर एवरी शेनिगन कंट्री, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या इटली हो या स्पेन हो। एग्जैक्टली फॉर्म की जो फील्ड्स हैं सेम रहती हैं, कुछ चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे कुछ फॉर्म में चेंजेस हो सकते हैं। ओनली एक्सेप्शन इज जर्मनी हियर, क्योंकि उसके लिए एक आपको एडिशनल वाइडेक्स फॉर्म भरना पड़ता है। जो भी डिटेल्स ध्यान रहे आगे जो हम देखने लगे सारी कैपिटल लेटर्स में, ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रिंट आउट लेंगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को और उसको पेन से भरेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप सिर्फ ब्लू पेन यूज करें, ना कि ब्लैक भी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप पीडीएफ को एडिट करके भी भर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको एक्चुअली दिखाने लगा हूं। लेकिन फिर भी जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म साइन करेंगे आप, वो डिजिटल सिग्नेचर्स एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, आपके ओरिजिनल सिग्नेचर ब्लू पेन से यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी फील्ड आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी। अगर कोई ब्लैंक है फील्ड एप्लीकेबल आप पे नहीं है, वहां पे आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। और फॉर्म के अंदर दो कॉलम्स हैं, जो लेफ्ट वाला है वो आपको भरना है, जो राइट हैंड साइड ऑफिशियल यूज वाला है उसमें आप गलती से भी कुछ ना भरें, क्योंकि काफी लोग उसमें भी गलती करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके साथ कुछ रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको डमी टिकट्स या फ्लाइट रिजर्वेशंस चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, या आपको होटल रिजर्वेशंस बुक करनी है, तो एक साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन के लिए चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस कवर लेटर अगर आपको चाहिए, जो मैंने एक्चुअली यूज़ किया था अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसकी एक नॉमिनल सी कॉस्ट मैंने रखी है थोड़ी बहुत, जस्ट बिकॉज फॉर माई मोटिवेशन, क्योंकि टाइम लगता है सभी चीज़ों को बनाने में, डिज़ाइन करने में, तो आप वो देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड प्लस अगर मेरा जो ग्रीस का वीज़ा कैसे सक्सेसफुली आया था उसके ऊपर वीडियो है, उसका लिंक है। जो 2-4 सिटीज़ मैंने यूरोप में घूमी हैं, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनकी भी रिलेटेड वीडियोज़ नीचे मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल को आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियो के अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं शेनिगन वीज़ा के लिए। और जो फॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि आप किसी भी कंट्री के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सेम फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वीएफएस ग्लोबल की साइट पे जाएंगे, तो डेडिकेटेड फॉर्म कंट्री वाइज भी दिया होता है। एनीवेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए इसको समझने की इस फॉर्म को सही तरीके से भरना कैसे है। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द फील्ड फर्स्ट। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें इज जो सरनेम, ठीक है, तो आपका जो फैमिली नेम है या लास्ट नेम है, एग्जैक्टली आपको वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे दिया है, और ये कैपिटल लेटर्स में होना ज़रूरी है। ओके, कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है, तो यानी कि सरनेम है तो मैं अगर अपना लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा सा रहेगा। ठीक है, वैसे आप फॉर्म को डाउनलोड करके इसे ब्लू पेन से भरें, ज़्यादा बेटर रिकमेंड करता हूँ। वैसे मैंने अपनी जब वीज़ा एप्लीकेशन भरी थी तो वो मैंने ऑनलाइन भरी थी, ताकि उसमें ताकि वो क्लीन लगे एक्चुअली बेसिकली। ओके, अभी जो है सरनेम हमने यहाँ पे डाला है। दूसरा जो फील्ड नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि जो सरनेम एट बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका सरनेम कभी भी चेंज नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा है आपके केस में कि आपका सरनेम चेंज हुआ, जैसे कि लेडीज़ होती हैं व्हेन दे गेट मैरिड, तो उनका जो नाम होता है, मान लीजिए शादी से पहले जो उनका नाम था वो खन्ना था, और शादी के बाद जो है उनका मल्होत्रा है, तो वो यहाँ पे एक्चुअली खन्ना टाइप करेंगे, ना कि मल्होत्रा, जो उनका आफ्टर मैरिज था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी इस केस के अंदर। तो आपका जो ओरिजिनल बर्थ सरनेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो फील्ड नंबर 3 आता है वो है फर्स्ट नेम आपका, एग्जैक्टली जो पासपोर्ट पे दिया है, तो वो मैं अपने केस में लिख सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम अपना डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक चीज समझने वाली और है इंपॉर्टेंट कि
एक रीज़न की वजह से रिजेक्शन आता लोगों का। मान लीजिए कि मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, एग्जाम्पल डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ चीज़। तो अगर पासपोर्ट ये कहता है राहुल कुमार शर्मा, अगर आपके पासपोर्ट पर पूरा नाम दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट फील्ड है इसके अंदर तो मैं शर्मा लिख सकता हूँ, इसमें मैं शर्मा लिख सकता हूं, लेकिन जो थर्ड फील्ड है, फर्स्ट नेम है, तो राहुल कुमार मैं लिखूंगा, यानी कि मैं राहुल कुमार यहां पे लिखूंगा। ये मत करना आप शर्मा के साथ कुमार लिख दें, ठीक है, राहुल कुमार ऊपर रहेगा और शर्मा ऊपर रहेगा। इस चीज में इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है। आगे चलते हैं फील्ड नंबर 4 पे। हम समझने के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है, देखिए इसमें बात कुछ नहीं, सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अमेरिकन फॉर्मेट यूज करते हैं, यानी कि मंथ पहले हो गया, डेट बीच में हो गई, बाद में ईयर हो गया। ये आपने इंग्लिश डेट फॉर्मेट यहां पे यूज करना है। तो मतलब ये कि आज अगर 12th है, 12th ऑफ जून मान लीजिए अगर है, एंड 2026, तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ना कि मैं लिखूंगा मंथ पहले 12 और 2026। दिस वुड बी टोटली रॉन्ग, दिस वुड बी टोटली रॉन्ग, ओके। तो आपको बस यही करना है कि 12/06 और 2026 जो है मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्चुअली बेसिकली, तो वो जो है आपकी जो कंट्री ऑफ बर्थ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे दी हुई होती है। तो मैं प्लेस ऑफ बर्थ में दिल्ली डाल सकता हूँ, तो वो पासपोर्ट पे जो दी है वो डालनी, और सारा आप देखें मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे कैप्स में है, डेमो के तौर पे अभी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ सिर्फ, ओके। तो कुछ चीज़ें मैं उल्टी सीधी भर सकता हूँ, तो आप उसकी वैसे उस चीज़ को मत फॉलो करना, मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ भी है, जो नेशनैलिटी है, 6 कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो इंडिया हो जाएगा इस केस के अंदर। फिर आप 7वें नंबर पे देखें करंट नेशनैलिटी और नेशनैलिटी एट बर्थ इफ फॉर डिफरेंट इंडियन एप्लीकेंट्स, बोथ आर इंडियन है, तो आप जो है यहाँ पे इंडियन ही बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर हियर, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ, ये समझने वाली चीज़ है, बात कुछ नहीं है, लिखना तो इंडियन ही है, लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, अगर देखा जाए दे आर स्टिल इंडियन नेशनैलिटी, ठीक है। कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर है, इसके पास कोई रेजिडेंसी स्टेटस है किसी और कंट्री का, दैट इज नॉट योर सेकंड नेशनैलिटी, लेट मी क्लियर दिस। सो यू शुड ऑल्सो राइट इंडियन हियर अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं। बाकी आगे 8वें नंबर पे आप सेक्स मेल फीमेल है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक मैं इधर मार्कर से अभी हाईलाइट कर लेता हूँ, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। मार्शल स्टेटस जो है आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे 9th में मैं सिंगल चूज़ कर रहा हूँ अपने केस के अंदर। इसके बाद आगे अगर आप देखें 10th, ओनली इफ द एप्लीकेंट इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि पेरेंट्स और या गार्डियंस जो हैं वो नाम, एड्रेस और नेशनैलिटी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं एडल्ट हूँ, तो मुझे यहाँ पे सीधा क्या है, NA लिखना है, NA लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे NA टाइप कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर करी है कि आपको कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़नी है। तो आपको अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे NA लिखना है, ठीक है। 11th पे चलते हैं, दैट्स आस्क फॉर योर नेशनल आइडेंटिटी नंबर। तो इंडिया कोई पासपोर्ट के पर्पस के लिए कोई आइडेंटिटी वगैरह यहाँ पे नहीं देता। आधार कार्ड जो है आप स्पेसिफाई यहाँ पे ना करें। आधार कार्ड ही एक हमारे पास जो है एक प्रूफ होता है, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी भी है और हमारा एड्रेस वगैरह भी है। तो आप यहाँ पे 11th के केस में आधार कार्ड टाइप करना चाहते कर सकते हैं, बट मैं इसे NA ही रखूंगा, ठीक है, इसे मैं NA रख दूंगा। इसके अंदर ऐसा कोई पासपोर्ट के साथ स्पेशल मुझे आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड। लेकिन क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज के केस में आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब आगे हम बात करते हैं फील्ड 12 की, कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट यू होल्ड, ओके। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो है अपने केस के अंदर ऑर्डिनरी पासपोर्ट चूज करूंगा। कुछ लोग कुछ और भी कर सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप करें, नहीं तो इसे छोड़ दें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो फॉर्म का राइट साइड है ये फॉर ऑफिशियल यूज है, इसको आप बिल्कुल भी टच मत करना, लोग इसको भी भरने लग जाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, पासपोर्ट नंबर। एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर कहीं दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे जो है अपना पासपोर्ट नंबर जैसे कुछ भी है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दिया, और हाँ कैप्स में होना चाहिए। डेट ऑफ इशू जो है आपके पासपोर्ट पे दी होगी, और आप को जैसे मैंने बताया कि डेट फॉर्मेट इंग्लिश में रखें, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है
इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, वैलिड अंटिल जो है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 2028 कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये भी डाल लिया है। इशूड बाय जो है, इशूड बाय जो है समझना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आप कहना चाहूँगा, जो हमारे पासपोर्ट नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोई लेटर से शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे जी मैंने डाला तो जी हो गया, किसी का पी हो गया, किसी का टी हो गया, एंड फॉलोड बाय 7 डिजिट्स। तो डबल चेक, 3 बार डबल चेक करें इस चीज़ को कि एक भी गलत डिजिट आपने यहाँ पे डाल दिया, दैट विल कॉज अ बायोमेट्रिक मिसमैच, क्योंकि अब बायोमेट्रिक्स के हिसाब से चीज़ें चलेंगी आगे, ठीक है। तो ईयू का जो एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा जो बॉर्डर पे, वो इसको सीरियसली चीज़ को लेता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि कोई आपके पासपोर्ट नंबर में गलती ना हो। बाकी डेट ऑफ इशू, वैलिड अंटिल और इशूड बाय जो है आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इशू बाय की बात करते हैं। इसके अंदर में सीधा न्यू दिल्ली में आपका पासपोर्ट इशू है, आपके पासपोर्ट पे दिया होता है, वैसे जैसे न्यू दिल्ली नहीं लिखा होगा, दिल्ली लिखा होगा, तो आप एग्जैक्टली वही टाइप करेंगे यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं फील्ड नंबर 17 की, होम एड्रेस की। तो जो आपका एड्रेस है, जो आपके पासपोर्ट में दिया है, एग्जैक्टली आपको वही डालना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई वांट टू गिव हियर। तो अभी मैं जैसे कि कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, आप इससे ना जाएं कि मैं यहाँ पे क्या क्या डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स पे आपका एड्रेस मैच होना चाहिए, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ जो है आप लगाएंगे, उस पे एड्रेस आपका मैच करना चाहिए जो आपका पासपोर्ट पे दिया है और जो आपका बैंक स्टेटमेंट में दिया है, और वही एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आप एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। ओके, कई के केस में क्या होता है कि आपके पासपोर्ट पे पुराना एड्रेस दिया होता है, जैसे मेरा एक केस था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम शेंगेन वीजा अप्लाई किया था, अपनी स्टोरी बताऊं आपको, तो मैंने उस केस के अंदर आधार कार्ड की कॉपी लगाई थी, क्योंकि वही मेरा एक करंट प्रूफ था, और जितने भी मेरी बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर भी मेरा नया एड्रेस अपडेटेड था। तो वो चीज मैंने कवर लेटर में मेंशन की थी कि मेरा एड्रेस चेंज है, पासपोर्ट में डिफर है, उसके लिए मैं आधार कार्ड लगा रहा हूं, एंड प्लस बैंक स्टेटमेंट में मेरा करंट एड्रेस था अलॉन्ग विद माय आधार कार्ड। तो वो एड्रेस मैं यहां पे डालूंगा उस केस के अंदर, अगर ऐसा कोई डिफरेंस है। अदरवाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपको यहां पे डालना, और आपको यहां पे फोन नंबर भी अपना दे देना है, ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं फील्ड नंबर 18 की। इफ यू रिजाइड इन अ कंट्री अदर देन योर नेशनैलिटी, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, यूजुअली जो है मैं इस केस के अंदर इंडिया वगैरह ही मेंशन करूंगा, लेकिन अगर आप एनआरआई हैं, तो आप यूएई में रहते हैं, यूके में रहते हैं, या कहीं पे भी इंडिया से बाहर में रहते हैं, टिक येस करेंगे आप उस केस के अंदर। अदरवाइज मैं इसको नो रखूंगा अपने केस के अंदर, तो मैं इसको अभी जो है नो कर देता हूं, ठीक है। अभी मैं इसको नो कर देता हूं। ओके, करंट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, फील्ड नंबर 19। तो आपको यहां पे जॉब का टाइटल और डेजिग्नेशन डालना है क्लियरली, और ये आपके कवर लेटर में चीजें दी होनी चाहिए। कवर लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने यूज किया था, मैंने अपना खुद बनाया था कवर लेटर, और एक्सेप्टेबल था वो, यानी कि वीएफएस के सेंटर में एप्लीकेशन लेके गया था, अपने कवर लेटर के साथ ले लिया था उन्होंने आसानी से, ठीक है। अब करंट ऑक्यूपेशन के अंदर आपका जॉब टाइटल या डेजिग्नेशन होनी चाहिए, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप मैनेजर लिख सकते हैं, या ऑपरेशंस मैनेजर, वट एवर योर थिंग इज, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। अब क्लियरली लिखना है आपको, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे मेंशन्ड है चीज, तो वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे डालेंगे। कुछ लोगों के अगर जॉब टाइटल्स लेटर चेंज हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आप लगाते हैं अपना, एम्प्लॉयमेंट लेटर एज इन की आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाते हैं, ना कि एम्प्लॉयमेंट लेटर, वो आप लगाते हैं, उस पर जो डेजिग्नेशन दी होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप 20 नंबर पे देखें, योर एम्प्लॉयर्स फुल नेम, ऑफिस एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। स्टूडेंट्स हो गया, स्कूल कॉलेज हैं उनके एड्रेस वगैरह, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो आपका जो बिजनेस का नाम है, एड्रेस है, आप वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। क्लियर है। अभी मैं कोई भी एड्रेस एम्प्लॉयर का ABC प्राइवेट लिमिटेड और गुरुग्राम हरियाणा ऐसे कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, कोड डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब आगे हम चलते हैं 21 नंबर पे, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एंट्री आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मोस्टली लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, या बिजनेस के लिए कोई जा रहा होता है, कोई फैमिली फ्रेंड्स के पास जा रहा होता है, कल्चरल स्पोर्ट्स ऑफिस विजिट के लिए, मेडिकल रीजंस के लिए जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, ट्रांजिट के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए भी यूज होता है। तो आपको जो है मोस्टली जो आपने कवर लेटर में व्हाट इज
इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसकी जो कवर लेटर में आप रीजन दे रहे हैं अपना पर्पस ऑफ विजिट वही आप चूज करेंगे। मैं अभी यहाँ पे जो है टूरिज्म ही चूज कर रहा हूँ। तो अगर कवर लेटर में टूरिज्म दिया तो यहाँ टूरिज्म होना चाहिए, अगर कवर लेटर में बिजनेस दिया तो यहाँ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसमें मिसमैच हुआ आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी जस्ट बेसिस ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फील्ड नंबर 22। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। लेट मी टेल यू, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है लोगों को। मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है? ये फील्ड नंबर हम 22 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी भी शेनिगन कंट्रीज आप विजिट करने लगे हैं ड्यूरिंग योर ट्रिप, ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्रिप और सेकंड ट्रिप व्हाटएवर, तो अगर आपके ट्रिप के अंदर आपने फ्रांस जाने का फैसला किया है, इटली स्विट्जरलैंड का है, तो आप यहाँ पे वो जो चीज़ है मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रांस लिख देता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए, और जो है मैं यहाँ पे ग्रीस लिख देता हूँ यहाँ, तो ठीक है कुछ भी लिख देता हूँ अभी। तो ये जो है मेंबर स्टेट और डेस्टिनेशन के अंदर जितने भी कंट्रीज कवर कर रहे हैं, एक है तो एक आप मेंशन करेंगे। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फील्ड नंबर 23। तो ये शेनिगन कंट्री है जहां पे आप फिजिकली लैंड करेंगे। तो अब बात ये है सारी समझने वाली, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मैं दिल्ली से पेरिस जाता हूँ, ठीक है, मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो रोम है इटली के अंदर, लेकिन बाई ट्रेन भी जा सकता हूं मैं, ठीक है। तो जो फ्रांस है, पेरिस जो है, दैट इज योर फर्स्ट एंट्री इनटू द शेनिगन रीजन। सो इस केस के अंदर मैं अगर फ्रांस से होता हुआ इटली जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे फ्रांस को स्पेसिफाई करूंगा। अगर डायरेक्ट फ्लाइट है इटली की, रोम की डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है दिल्ली से, तो आप सीधा आप रोम लिख दीजिए, यहाँ पे इटली लिख दीजिए, इटली लिखना है, रोम नहीं लिखना। ओके, अब ये आपको चीज समझ में आ गई। सो फील्ड 22 एंड 23 आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस आस्किंग फॉर टू डिफरेंट थिंग्स। तो लेट मी क्लियर दिस। ये 22 और 23, इसमें लोग गलती खा जाते हैं, ट्रिकी लगता है लोगों को। फील्ड 22 इज वेयर यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, कौन सी कंट्रीज में। फील्ड 23 इज वेयर यू लैंड फर्स्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज हो सकती हैं, इसलिए बता रहा हूं। फील्ड 24 पे चलते हैं, और ये है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। अगर आप फर्स्ट टाइम शेनिगन वीजा एप्लीकेंट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री यूज करना है। ये गलती मैंने की थी, मैं आपको बता दूं। मैंने फॉर्म के अंदर जो था मल्टी एंट्री चूज करा हुआ था, सॉरी सिंगल एंट्री चूज किया हुआ था, और मैंने कवर लेटर में, मैं जब वीएफएस के सेंटर में कहा, तो जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मल्टी एंट्री वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वहां पे फ्रेश कवर लेटर बनाया, वहीं पे उसका प्रिंट आउट लिया और उसमें स्पेसिफाई कर दिया मल्टी एंट्री वीजा। लेकिन मेरे जो एप्लीकेशन में जो लिखा था वो सिंगल एंट्री था, वो मैंने रियलाइज नहीं किया। तो वो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लकीली मेरा वीजा आ गया, लेकिन उस बेसिस पे कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सिंगल एंट्री आपको फर्स्ट टाइम जो वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनको चूज करना है। अगर आप दूसरी बार तीसरी बार जा चुके हैं तो आप 1 मिनट के लिए 2 एंट्रीज या मल्टीपल एंट्रीज को चूज कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल एंट्री ही इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और शेनिगन वीजाज इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 years। तो अगर जैसे मुझे मिला है तो मैं यहाँ पे अपनी वैलिडिटी अभी मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मतलब डालूंगा मैं। अदरवाइज फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है, आप इसको जो है नो कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस कर दी है ऊपर, एक सेकेंड, मैं इसको नो कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसको हम नो कर देते हैं, ठीक है, ये नो कर दिया मैंने। ये ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट इंडिकेटेड नंबर ऑफ डेज विच इज फील्ड 25 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो कितने दिन के लिए आप शेनिगन रीजन में रहेंगे वो आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे कि मैं अगर 14 दिन के लिए रहता हूं तो मैं यहाँ पे 14 टाइप कर दूंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो नंबर है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। दूसरी चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि ये जो नंबर है जो मैं डाल रहा हूँ 14 दिन का, ये मेरी होटल बुकिंग्स के साथ और रिटर्न फ्लाइट टिकट के साथ मैच करना चाहिए। तो अगर होटल मेरा 10 नाइट दिखा रहा है, देन डू नॉट राइट 14 days हियर। ओके, चलिए 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो फील्ड नंबर 27 पे दिया है फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर शेनिगन वीजा। तो अगर पहले मैंने अप्लाई किया था वीजा, उसमें अगर ऐसा था तो मैं येस करूंगा, अदरवाइज आप इसको, अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है, इसको नो कर सकते हैं, क्योंकि ये वीएफएस के सेंटर में एक्चुअली आपका फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग समझने वाली यहाँ पे ये है कि बायोमेट्रिक्स आर वैलिड फॉर 59
मंथ्स, ठीक है। तो अगर उस विंडो के बीच में आपका बायोमेट्रिक कलेक्ट हुआ है, देन यू मे नॉट रीड टू रीसबमिट। तो उसमें आप वीएफएस से एक बार चेक करके कंफर्म कर सकते हैं ये चीज। तो उस केस में आप अगर 59 मंथ्स के अंदर ही आपका दोबारा आप अप्लाई कर रहे हैं, वीजा वैलिड है, तो आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर से अगर उससे ज्यादा ऊपर टाइम हो गया है तो आप नो ही रखें उस केस के अंदर भी। दोनों के केस में तब नो ही रहेगा। तो अभी जो है मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी चूज करके सिलेक्ट कर लेता हूं, नो कर देता हूं यहां पे, ठीक है। ये मैंने नो कर दिया। 28 पे चलते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग कि एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल इशूड बाय वैलिड फ्रॉम अंटिल, ठीक है। तो ये चीज है ओनली इफ यू कंटिन्यूइंग टू नॉन शेनिगन कंट्री आफ्टर योर यूरोप ट्रिप, ठीक है। तो आप इस चीज को फिल करते हैं। तो अगर इफ यू फ्लाइंग बैक टू इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम शेनिगन रीजन, तो आप इसको उस केस के अंदर यहां पे एनए करेंगे, ठीक है। अगर आप शेनिगन से वापस इंडिया जा रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, इफ यू गोइंग ऑन टू यूके और यूएस आफ्टर यूरोप ट्रिप, तो आप उस कंट्री का वीजा और परमिट डिटेल्स यहां पे स्पेसिफाई करेंगे, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं भी एनए से रखूंगा। आगे हम बात करते हैं फील्ड नंबर 29 विच इज इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन द शेनिगन रीजन। जो डेट है आपकी इनबाउंड फ्लाइट की, जो आपकी ट्रेवल डेट होगी इनबाउंड फ्लाइट की, वो आपको यहां पे डालनी है। और वो भी क्या होनी चाहिए, देखिए क्या बताया था आपको कि अमेरिकन फॉर्मेट यूज नहीं करना है। आपको जो भी डेट है आपकी, जैसे कि 20 जून है 2026, तो उसी इंग्लिश फॉर्मेट में आपको डालना है। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेनिगन रीजन, तो वो मैं जो है आगे का रख सकता हूं। तो मैं इसको अभी 7 कर देता हूं, जैसे कि ये हो गया, तो ये मैंने यहां पे डाल दिया। आगे हम चलते हैं कि 31st फील्ड पे चलते हैं, ठीक है ना। यहां तक हमने कर लिया। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ नॉट एप्लीकेबल नेम एंड होटल टेम्पररी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट, ओके। तो इसमें यह है कि फील्ड जो 31 है, दो पार्ट है इसमें, कि नेम ऑफ द पर्सन इनवाइटिंग यू और नेम ऑफ योर होटल। सेकंड है ईमेल एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स नंबर। तो टूरिस्ट जो है अपनी होटल बुकिंग जो आपके पास है होटल वाउचर पे जो नाम होटल का दिया, एड्रेस दिया है, उस फर्स्ट होटल का, अगर 3-4 बुकिंग्स भी हैं तो फर्स्ट होटल का आप स्पेसिफाई कर दें। जितनी भी रातें हैं वो आप आइटनरी के तौर पे अलग से अटैच करेंगे, जब कवर लेटर के साथ आइटनरी वगैरह आप लगाते हैं, तो वो चीज़ तो अलग है। लेकिन हर एक सिंगल जो नाइट है काउंट होती है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें, इन चीज़ों में आप गलती मत करना। होटल फ्लाइट की जो खासकर डिटेल्स हैं वो आपके एप्लीकेशन के साथ, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन जो आपका है कंट्री में किसी भी शेनिगन रीजन में स्टे करने का, वो मैच करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ XYZ होटल जो है डाल देता हूँ, पेरिस, फ्रांस एंड वट एवर द कोड इज, ओके। तो यहाँ मैंने अभी डाल दिया होटल वाउचर से लेके, ऑलराइट। तो ये हो गया जी 31। तो गैप्स होते हैं अकोमोडेशन में, नाइट्स जहां पे यू हैव नो होटल और होस्ट, ये एक रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। तो बुक एवरी सिंगल नाइट बिफोर यू अप्लाई। चाहे आपके फालतू पैसे लगे, चाहे फ्लाइट में हो, लेकिन आपके होटल का खर्चा शुरू हो गया है ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए आप, क्योंकि एप्लीकेशन को फिल करते वक्त यहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो। एड्रेस एंड ईमेल ऑफ इन्वाइटिंग पर्सन, तो ये जो चीज़ है, इस केस के अंदर कोई फैमिली मेंबर आपको बुला रहा है तो उनका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो अगर मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एनए करूँगा, लेकिन खाली नहीं छोड़ूंगा, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फील्ड नंबर 32, दैट इज ओनली फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स जो हु हैव बीन इनवाइटेड बाय कंपनी, आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन हो यूरोप में। टूरिस्ट अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे 32 फील्ड के अंदर NA लिखना है, ठीक है। और NA दोनों जगह मैं NA लिख दूंगा, टूरिस्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद सरनेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस कंपनी का, तो इसको भी मैं NA कर दूंगा अभी। आगे फील्ड नंबर 33 की बात करते हैं, और ये दो चीजें आपसे पूछता है कि कौन आपके एक्सपेंसेस कवर कर रहा है, हु इज कवरिंग द कॉस्ट एंड हाउ, कैसे कर रहे हो कॉस्ट को कवर, ठीक है। कई बार कंफ्यूजिंग लगता है देखने में, कुछ ऐसा है नहीं है। तो अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड लिख सकता हूं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप मैं लिख सकता हूं यहां पे। अगर आपके केस में आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई कर रहा है, तो आपको वो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। सेकंड जो चीज है, व्हाट यू हैव टू टेक इज कि कैश, ट्रैवलर चेक्स, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, अदर। अब ये बिजनेस के लिए भी लोग जाते हैं, कुछ टूरिस्ट भी जाता है, तो ये कंफ्यूजिंग लगता है कि यार मैं चूज क्या करूं, क्रेडिट कार्ड भी है मेरे पास, कैश भी, तो करूं क्या मैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं, आप खुद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आप कैश और क्रेडिट कार्ड को यहां पे टिक कर दें। तो जैसे कैश
कैश मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और क्रेडिट कार्ड को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, ट्रैवलर्स चेक, ये बिजनेस के लिए होता है, तो जो बिजनेस विजिट्स के लिए जाते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए NA सारा कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे NBA कर दिया, NA कर देते हैं इसको भी। फिर है फील्ड नंबर 34 एंड 35, पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेंबर हु इज एन EU, EEA और CH सिटीजन या स्विस सिटीजनशिप है जिनके पास। तो वास्ट मेजॉरिटी में जहां इंडियन टूरिस्ट की बात आएगी, आपके केस में ये नॉन एप्लीकेबल होगा। तो मेरे केस में ये नॉन एप्लीकेबल है। अगर आपके रिलेटिव वगैरह वहां रहते हैं तो आप उनका पर्सनल डेटा यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ठीक है। राइट NA एंड देन मूव ऑन टू द, अब यहाँ पे भी इनका सरनेम वगैरह दिया हुआ है पूरा। ये 35 और 34 और 35 जो फील्ड्स हैं ये एक ही चीज़ हैं एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे NA करूँगा पहले। डेट ऑफ बर्थ जो है उनका वो भी मैं यहाँ पे NA कर दूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं डलेगा मेरे केस के अंदर। रिलेशनशिप जो है इसमें भी मैं NA कर सकता हूँ उनके साथ जो भी है। लास्ट है 36, प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो प्लेस जो है मेरे केस के अंदर यहाँ पे न्यू दिल्ली हो सकता है। जो डेट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अगर मैं 12 जून को अप्लाई कर रहा हूँ, इंग्लिश फॉर्मेट में मेरी डेट यहाँ पे है, ठीक है। ये सॉरी जस्ट अ सेक, इसको यहाँ पे मैंने ये नहीं किया। ओके, अब ये जो है सिग्नेचर, ये लेट मी टेल यू कि ये सारा फॉर्म भरने के बाद अगर आप डिजिटली भर रहे हैं ऑनलाइन जैसे मैंने किया तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म पे साइन करने हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। प्रिंट आउट लेके आपको साइन प्रॉपर ब्लू पेन से करना चाहिए। तो आपको भी एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। बाकी मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि फॉर्म को डाउनलोड करके ही आप कैप लेटर्स में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। वैसे इस तरीके से जैसे मैंने भरा है ये फॉर्म, ऐसे मैंने सबमिट की थी, मेरा एक्सेप्टेबल था। और नीचे भी जो है आपको जो कंसेंट है इसमें प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ये प्लेस और डेट, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली लिखना है। डेट आप यहाँ पे जैसे डिजिटली भर रहा हूँ ये तो आप डाल सकते हो, लेकिन सिग्नेचर आपको ब्लू पेन से मैनुअली करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। दैट्स हाउ यू फिल आउट दिस शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, काम की लगी होगी। थोड़ी डिटेल है, लंबी है, लेकिन आपको मैंने बहुत क्लियरली गाइड कर दिया इस वीडियो के अंदर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।